नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हिंदी में इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंध। हिंदी में इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंध। यह आपका चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं और आपके पेपर में मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जरूर पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन। पेपर में पूछने के अलावा आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है सबसे पहला कार्य, तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है वर्किंग कैपिटल में कोई भी व्यवसाय होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल की परिभाषा सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है? करंट असेट्स, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हिंदी में कहते हैं चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ये नॉर्मल तौर पर फॉर्मूला है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। स्पष्ट तौर पर कोई भी व्यवसाय हो, ध्यान दीजिएगा, ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी जब माइनस कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में दो प्रकार की एसेट्स होती हैं। कौन कौन एसेट्स होती हैं? एक एसेट्स होती है फिक्स्ड और एक होती है करंट। कोई भी व्यवसाय हो, उस व्यवसाय में कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में दो प्रकार की एसेट्स होती है। एक होती है फिक्स्ड, जिसे स्थिर संपत्ति कहते हैं, एक होती है करंट। फिक्स्ड को अचल संपत्ति कहते हैं, हिंदी में अचल संपत्ति कहते हैं। उसके बाद चालू को चल संपत्ति के नाम से जाना जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए। अब आपको आगे क्या ध्यान देना है? अब आपको ध्यान देना है फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती हैं और उसके बाद करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है चालू संपत्ति का मतलब होता है चालू संपत्ति का मतलब, और फिक्स एसेट्स का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आता है। क्या? लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आता है। मशीनरी फिक्स एसेट्स में आता है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही मालूम है। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ये सब आता है कहाँ, करेंट असेट्स में आता है। ध्यान दीजिएगा, फिक्स असेट्स में कुछ असेट्स आती हैं, कुछ असेट्स करेंट में आती हैं। तो इसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। आपको इतना अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेना है। आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले करेंट असेट्स। करंट असेट्स आपको हेडिंग डालना है। करंट असेट्स में आपको ध्यान देना है, लिखना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आपका बिल्स रिसीवेबल, ये आपकी क्या होती है, करंट असेट्स। करंट असेट्स होता है। उसके बाद आपको लिखना है करंट लायबिलिटी। ज्ञान होना इसका जरूरी है आपको, उम्मीद करते हैं पहले से ही होगा। बिलिटीज, तो आपको लिखना है क्या, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सब होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। प्रोविजन, ये सब क्या होता है, करंट लायबिलिटी। आपको ध्यान देना है, कुछ होता है करंट असेट्स और कुछ होता है करंट लायबिलिटी। कुछ जो चैप्टर में आगे मिलेंगे उसे आपको आगे समझना है, सब कुछ यही नहीं समझ पाओगे कि और होता है और नहीं लिखा गया, लिख दिया जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट। तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो करंट लायबिलिटी हमारे पास है, करंट असेट्स है तो असेट्स में से लायबिलिटी का भुगतान कर दो। भैया एक तरफ हमारे पास पैसा है और दूसरी तरफ देना भी है, भुगतान कर दिया जाए, जो बचेगा वही नेट वर्किंग कैपिटल होगा। हमारे पास जो है वही हमारे पास जो बचेगा उसी से हम कार्य करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपको ध्यान देना है। तो चलते हैं, एक फॉर्मूला लिखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एक फॉर्मूला आपका बनेगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में टोटल असेट्स में से फिक्स असेट्स माइनस कर दो, टोटल असेट्स में से फिक्स असेट्स माइनस कर दो। अगला होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट असेट्स करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। यही दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपको लिखना है नेसेसिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। पेपर में पूछ सकता है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप पालन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कैसे। मैंने क्या कहा, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल होगा। जैसे मैंने सोचा कि किसी स्टूडेंट से या किसी व्यक्ति से, किसी लोग से हम मांगें, भैया 1000 रुपया हमका दे दो, वो कहेगा अरे यार गुरुजी 200 रुपया उनका देना है, 100 रुपया उनका देना है,
बाकी बचा कितना? 1000 अगर आपके पास है, हमारे पास एक स्टूडेंट ऐसा है जिससे मैंने कहा 500 उनका दो, कहा 500 ना दे पाऊँ, कहेगा 800 रुपया तो उनका देगा है, अगले आदमी को 200 रुपया लेना हो ले लो। ये क्या मतलब क्या हुआ? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी उसको देना है करंट में, जो बचेगा तो कहते नहीं है, मार्केट में जाएंगे कि अभी 1000 रुपया लिए हैं, अभी 500 उनका देना है, 200 उनका देना है, 100 उनका देना है, तो बचेगा जो वही तो होगा आपका पैसा। भाई हमको हमारे तरफ हमारे जेब में 1000 रुपया है, हमको 800 रुपया दूसरे को देना है करंट में, तो हमारा पैसा कितना बचा? वही 200 में अपन खरीदारी करो। तो ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? नेसेसिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी? 200 मान लीजिए बच रहा है, 200, 2000, 2 लाख जो भी बच रहा है। पहला नंबर परचेज ऑफ गुड्स, बिजनेस में जो वस्तु खरीदी जाएगी उसे गुड्स कहा जाएगा बिजनेस में। भाई जो हमारे पास करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी देना है, निकाल के रखे रहेंगे नहीं, कब वो बीच में आ जाएगा मांगने तो कहाँ से देंगे ला करके, सब सामान खरीद लेंगे। तो परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदते समय वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अगला है दूसरा नंबर फ्यूल खरीदने के लिए। भाई बिजनेस है, बिजनेस में ईंधन लगते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है ना, और दैनिक में मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, वेजेज की ज़रूरत पड़ती है, सैलरी की ज़रूरत पड़ती है। भैया आपन खर्चा काट के रख लेंगे, मतलब कि अपने खर्चे जो वर्किंग कैपिटल होता है, इस वर्किंग कैपिटल से यही गुड्सों खरीदना है, यही फ्यूल खरीदना है, यही वेजेस देना है, यही सैलरी देना है, यही में अदर एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, क्या करना है आपको? कोई बात नहीं है, वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट्स में से पहले जिसको देना है, करंट में मांगने आ जाएगा, दे देंगे। तो हमारा बिजनेस है, गुड्स खरीदना है, फ्यूल देना है, वेजेस देना है, सैलरी देना है, अदर एक्सपेंसेस है ना। तो क्या कहेंगे? तो एक सामान्य तौर पर जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, कहीं पर मार्केट में गए हैं, कहेंगे भैया इतना उनका देना, इतना उनका देना, जो बचा उसी में से अपना खर्चा निकाल लिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो यही होता है, आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ेगी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है, इसको आप इतना अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आपके पास किताब होगी। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, तो आपको हम आगे बताना चाहते हैं सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। लिखना है आपको सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब कि कार्यशील पूंजी के स्रोत। हिंदी में बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहे हैं ताकि इंग्लिश वाले भी अपना लिख ले, पढ़ ले, हिंदी वाले भी। तो अपनी कॉपी में ऐसे प्यारा सा कॉलम बनाइएगा, 2 टॉपिक यहाँ बनेगा, 2 टॉपिक बनेगा। एक टॉपिक ऐसा होता है लॉन्ग एंड मीडियम टर्म, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म, दीर्घ एवं अल्पकालीन, सॉरी मध्यकालीन, मध्य, दीर्घ एवं मध्य बोला जाता है, कालीन बोला जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट, मतलब अल्पकालीन बोला जाता है। समझ में आया? समझिए, वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा? पैसा हमारी जेब में कहाँ से आएगा? कंपनी है, व्यवसाय है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पहला होता है लॉन्ग टर्म, एक आप जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म में, पहला होता है ऑन मतलब स्वामीगत, स्वामीगत मतलब होता है शेयर कैपिटल। दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। एक होता है बारोड, बारोड का मतलब होता है भैया ऋणगत, समझ रहे हो? ऋणगत, ऋणगत का मतलब होता है, ये मैं दुई लिख दो, डिबेंचर,
और अगला लिख दो क्या, लॉन्ग टर्म लोन। देखो ज़्यादा शार्प नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो आप लोग जो जितना बता रहा हूँ स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ, तैयार करना आपकी जिम्मेदारी। देखियो भैया कहाँ है, हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, एक होता है लंबे समय के लिए व्यवस्था करना। लंबे समय के लिए क्या किया जाता है, ओन मतलब अपनी पूंजी यूज किया जाए, शेयर कैपिटल मतलब अंशों को निर्गमित कर दिया जाए, समझ रहे हो, शेयर को इशू कर दिया जाए, वहाँ से पैसा आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, जो शेयर होल्डर का पैसा रिजर्व के रूप में, फंड के रूप में, सरप्लस के रूप में रखा गया है, वहाँ से पैसा निकाल लो। अगला होता है बारोड। बारोड का मतलब क्या होता है, बारोड का मतलब होता है उधार ले लो, बैंक से लो, बैंक से ले लो, किसी इंस्टीट्यूट से ले लो। डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब क्या होता है, डिवेंचर का मतलब होता है कि भैया लोन के लिए डिवेंचर इशू कर दो। लॉन्ग टर्म लोन ले लो, बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लो, बैंक से लिए लोन ले लिया जाता है, किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से लोन ले लिया जाता है। तो याद रखना, लोन मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के दो साधन, पहला होता है अपना शेयर कैपिटल इशू कर दो, दूसरा होता है लोन लेना है आपको ऋण के माध्यम से। शेयर कैपिटल में होता है शेयर इशू करो और रिजर्व एंड सरप्लस जो बना करके रखा रहता है। डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्रों से लोन ले, और ये होता है जैसे बैंक से लोन लो, कि संस्था लोन दे रही है उससे लोन लो, समझ रहे हो। अल्पकालीन, अल्पकालीन में क्या आता है, एकदम अच्छे से अच्छे समझ लीजिए। ट्रेड क्रेडिट, पहला लिखिए ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है व्यापारिक ऋण, व्यापारिक ऋण। व्यापारिक ऋण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बिल्स पेबल, दूसरा नंबर हुंडी, तीसरा नंबर ओवरड्राफ्ट, चौथा नंबर प्रपत्र बोला गया है। प्रपत्र का मतलब होता है मान लीजिए पेपर। समझिए भैया कैसे, हमें वर्किंग कैपिटल बढ़ानी है, अपने व्यवसाय में रुपया पैसा इकट्ठा करना है, तो हम क्या करते हैं, एक मतलब क्या होता है समझते हो, बिल्स पेबल का मतलब, बिल्स पेबल का मतलब बिल लिख करके उधार सामान खरीद लो। हुंडी का मतलब होता है हुंडी लिख दी जाती है एक व्यापारी के दूसरे व्यापारी पर, और उससे उधार पैसा मिल जाता है, कुछ दिन बाद पैसा देना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब जानते होंगे, बैंक में ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध होती है, वो भी चालू खाते पर उपलब्ध होती है, करंट अकाउंट पे, क्योंकि वहाँ से पैसा बड़ी मात्रा में, मतलब जैसे हमारे अकाउंट में हमारा खाता है मान लीजिए किसी बैंक में करंट अकाउंट, तो हमें वहाँ पर सुविधा मिलती है कि अगर आप कुछ कभी ज़रूरत पड़े, आपके टर्नओवर के हिसाब से पैसा मिल जाता है, ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। पेपर पर लोन मिल जाता है, तो समझ लें ये कितने समय के लिए, लंबे समय के लिए थोड़ी ना होता है, छोटे समय के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है, समझ रहे हो। ये किस पर मिलता है, ये व्यक्ति गुड्स पर मिलता है, ये आपके अकाउंट पर मिलता है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। और आपको क्या करना है आगे, आगे आपको ध्यान देना है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट अगला लिख लो, बैंक क्रेडिट इसी में है, दूसरी नंबर हेडिंग डालो बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट में आपको पता होना चाहिए, एक होता है सिक्योर लोन मिलता है। सिक्योर का मतलब क्या होता है समझते हो, आपके कंपनी की संपत्ति जो होगी उसको बंधक में रखकर लोन मिलता है। एक होता है डायरेक्ट आपके अनसिक्योर्ड बोला जाता है, अनसिक्योर्ड ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें बंधक उधक डायरेक्ट मिल जाता है। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट देती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उस पैसे से ज़्यादा बैंक आपको पैसा दे देती है, जिसे ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप समझेंगे ये सब लंबे समय के लिए नहीं होता, छोटे समय के लिए लोन मिल जाता है। उसके बाद अदर, तीसरा नंबर इसी में डालना है अदर। अदर का मतलब समझते हो बच्चों, अदर का मतलब होता है जन निक्षेप, मतलब कि लोगों से पैसा जमा करवा लो। कंपनियां क्या करती हैं, जनता से पैसा जमा करवा लेती हैं। सरकार पैसा लेने के लिए, सरकार के पास जब पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो पैसा जमा करवा लिया जाता है डिपॉजिट में, ठीक है। अब लोन ले लिया जाता है, निजी लोन ले लिया जाता है। तो यही सब होते हैं अल्पकालीन, इकट्ठा करो, लंबे समय के लिए इकट्ठा करो पैसा, अपना बिजनेस करो ना, तो सब अपना हो गया। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं, आपको ध्यान देना है एडवांटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। एडवांटेज ऑफ वर्किंग
कैपिटल। एडवांटेज का मतलब क्या होता है भैया? पर्याप्त मात्रा में लाभ। लाभ क्या है? अब बताओ वर्किंग कैपिटल के लाभ क्या होते हैं? अब आपके जेब में पैसा है, आपके जेब में नोट है, तो उसके लाभ है ना? पेमेंट ऑफ सेलर। देखो आपके पास वर्किंग कैपिटल का मतलब पैसा है, तो जहां सामान खरीदने जाएंगे खट से नगद भुगतान कर देंगे, नगद सामान लेकर चले आएंगे ना। दूसरा नंबर होता है कैश डिस्काउंट। अगर आप कहीं पर नगद सामान खरीदते हैं, आपको तुरंत कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी तो फायदा है। जो बड़े व्यापारी हैं, जो नगद पैसा लगा देते हैं मार्केट में, करोड़ों करोड़ रुपए का सामान खरीद लेते हैं, उनको क्या मिलते हैं? नगद छूट मिल जाती है, फायदा मिल जाता है उनको। पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से पाओगे ना? पैसा होना जरूरी है बिना। उसके बाद क्रेडिट बनी रहती है। पैसा है, हाँ फला आदमी के पास पैसा है, नगद दे देता है, इसकी क्रेडिट है, इसको सस्ते में दे दो, ज़्यादा सामान भेज दो इसके पास। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल मतलब नगद जो आपके पास है उसके लाभ बताना है। रुपया आपके पास है, कितना लाभ है आप गिना सकते हो बिजनेस में। डिविडेंड, जो आपके कंपनी में पैसा लगाए हैं उनको क्या देंगे आप? अच्छा डिविडेंड देंगे, वो पैसा लगा देंगे, आपका भौकाल बढ़ेगा, आपकी क्रेडिट बढ़ेगी बिजनेस की। ठीक है। चौथा, पांचवा, ये चौथा हो गया बैंक लोन। अच्छा बताओ, जिस बिजनेस की का टर्नओवर ज़्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, बैंक उसको फटाक से लोन दे देगी, तुरंत आएगी। बैंक मैनेजर आएगा पास करने के लिए लोन, दौड़ करके आते हैं, जाते हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं कहते हैं भैया करवाए लो ना, टारगेट मिलता है उन लोग को ना, इंसेंटिव वगैरह बना रहता है। बैंक लोन खट से मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल आपके पास है तो। वर्किंग कैपिटल रहेगा तो आपकी क्रेडिट अच्छी रहेगी, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, सस्ता सामान मिल जाएगा आपको अगली पार्टी से, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसके बाद बिजनेस इंक्रीज मतलब आपका बिजनेस धड़ाम आगे बढ़ेगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके बिजनेस में हर जगह पे वर्किंग कैपिटल का बड़ा बड़ा महत्व है। ठीक है, हर जगह पे है वर्किंग कैपिटल का, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे हमारा आपका बिजनेस हो। हमारे आपके पास पैसा रहता है, देखो लोग जिसके पास पैसा है उसको लोग देने के लिए चले जाते हैं। तो आपको इतना लिख लेना है। इसके बाद हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन आपकी किताब में दिए। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको पहला नंबर क्वेश्चन शानदार तरीके से बताने जा रहे हैं। शानदार तरीके से पढ़ने के लिए पहले आपको थ्योरी भी मालूम होनी चाहिए, उसके अलावा बेसिक रूल्स रेगुलेशन मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन कहता है शशि लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एक्स एंड इट्स प्रोफार्मा ऑफ कॉस्ट शीट एज अंडर। शशि लिमिटेड है, एक्स नाम की वस्तु का उत्पादन होता है। हिंदी और इंग्लिश में जैसा भी मन करे वैसे आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। रॉ मटेरियल एक यूनिट पे 160, डायरेक्ट लेबर एक यूनिट पे 60, ओवरहेड एक यूनिट पे दिया गया है 120। सबको ऐड कर देते हैं तो निकल के आता है टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट 60 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 400। आपको ध्यान देना है, अदर इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, अन्य सूचनाएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ लेंगे। हिंदी में, इंग्लिश में कहता है रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक एन एवरेज फॉर 1 मंथ। मतलब कि जो रॉ मटेरियल है 1 महीने के बराबर का फैक्ट्री में, बिजनेस में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन रहना चाहिए। सेकेंड कहता है वर्क इन प्रोग्रेस इन एवरेज हाफ 1 मंथ। कह रहा है प्रगति में कार्य
औसतन आधे महीने का लिए होना चाहिए। अगला है तीसरा, कहता है फिनिश गुड्स और इन स्टॉक एवरेज फॉर 1 मंथ। कह रहे हैं तैयार माल स्टॉक में औसतन रखा रहना चाहिए 1 महीने के लिए। और उसके बाद कहता है फोर्थ, क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर 1 मंथ दैट अलाउड कस्टमर 2 मंथ। कह रहे हैं पूर्तिकर्ताओं द्वारा 1 माह की उधार दी जाती है। मतलब कि जो लोग सप्लायर होते हैं 1 महीने के उधार हमको मिल सकता है जिस कंपनी की ओर से है। अगली ग्राहक अपने कस्टमर को हम 2 महीने के लिए उधार दे सकते हैं। आगे चलता है गाड़ी, आगे कहता है लॉग ऑफ टाइम पेमेंट वेजेज 1.5 1 सही 1/2 वेजेज वीक कह रहा है। इसका मतलब होता है और 1 माह के समय के अंतराल में रखा जाना चाहिए। मजदूरी सप्ताह मतलब 1.5 सप्ताह में मजदूरी का भुगतान होगा और बाकी जहां से ओवरहेड होगा, ओवरहेड का जो पेमेंट किया जाएगा उसका 1 महीने पर पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 1/4 कह रहा है 1/4 ऑफ आउट सोल्ड फॉर कैश 1/4 सामान नगद बेचा जाएगा। कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कैश इन हैंड एस्टिमेटेड 50,000 कैश हाथ में भी होना चाहिए। उसके बाद एज्यूम करना है लेवल एक्टिविटी प्रोडक्शन 52,000 रुपये यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए। आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता का अनुमान लगाना है कि बिजनेस में कितने की वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया है, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। जितने टॉपिक दिए गए हैं सब टॉपिक करंट असेट्स करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। पूरा का पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा है, टाइम लगेगा, आपको टाइम देना भी पड़ेगा। तो हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हम चलते हैं अपने कार्य पर। सबसे पहले आपको लिखना है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज आपको पता होना चाहिए करेंट असेट्स में क्या आता है और करेंट लायबिलिटी में क्या आता है। नहीं पता है तो पीछे बताया गया है, पता करने का कार्य आपका होगा। आपको हम यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। पहला क्या बोला है, फर्स्ट नंबर कह रहे हैं रॉ मटेरियल और इन स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 1 मंथ। समझ रहे हो, स्टॉक का जो रॉ मटेरियल है 1 महीने के बराबर का होना चाहिए। हमारे पास, हम प्रोडक्शन वाली कंपनी है, हमारा नाम राजकुमार मौर्य है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी वस्तु का, तो हमारे पास रॉ मटेरियल 1 महीने के लिए होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल 1 महीने के लिए होना चाहिए तो कोई बात नहीं है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितना दी गई है, 160 रुपया 1 यूनिट का, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 52,000 यूनिट। आपको लिखना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहला आपको सॉल्व करना है। और पहले ये क्या होता है, करंट एसेट्स, समझिएगा, करंट में आएगा ये, रॉ मटेरियल किस में आएगा, करंट में आएगा। तो आपको ध्यान देना है। तो कितने का है भैया हमारे पास रॉ लिखना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आप देखिए कह रहे हैं 160 रुपया पर यूनिट, ठीक है। 160 1 यूनिट, तो यूनिट टोटल कितना है,
क्वेश्चन में देख लो 52,000 1 इन 60, ठीक है 160 ये कब का है? 52,000 पूरे साल भर का है। समझ रहे हो? एक यूनिट की कॉस्ट कितनी लग रही है? एक यूनिट की कॉस्ट 160 होगी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो 52,000 इंटू 160 कर दिया जाएगा। और लेकिन ये पूरे साल भर का है, समझ रहे हो? हमें कब का चाहिए? हमें एक महीने का चाहिए। तो इसी का 1/12 कर दो इंटू 1/12 आ जाएगा 6,93,303 6,93,333। एक मतलब समझना जरूरी है, छापना ही जरूरी नहीं है कि वीडियो देख लो छाप लो। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कितना मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे हम। ध्यान दीजिएगा 52,000 क्या है? यूनिट है ना। एक यूनिट का दाम कितना है? 160 है। समझ में आया? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पूरे साल भर में 52,000 यूनिट बन रहा है। पूरे साल भर में 52,000 यूनिट बन रहा है, तो हमको एक महीने का स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए। जो स्टॉक रहता है उसे क्या बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? करंट असेट्स होता है, करंट लायबिलिटी होता है, करंट असेट्स होता है। इसको याद रखना। यही लिए 1/12 कर दिया। अगर ये कह दिया गया होता 2 महीने के बराबर हो तो क्या कर देते? 2/12 2/12 कर देते। समझ रहे हो? तो पहले इसको आप लिख लेंगे। दूसरे नंबर पे क्या कहता है? दूसरे नंबर पे चलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस ऑन एवरेज हाफ अ मंथ। समझिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, समझ रहे हो? वर्क इन प्रोग्रेस हाल्फ मतलब आधे महीने का, साल भर आधे महीने का। तो लिख लेंगे दूसरा, क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ, अच्छा बताओ वर्क इन प्रोग्रेस भी कहाँ आता है? करंट असेट्स में आता है, याद रखना। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है भैया काम अभी चल रहा है जिस पर, वो भी करंट असेट्स में आता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कितना यूनिट बन रही है? 52,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट भी दी गई होगी यहीं पर। देखो भैया टोटल कॉस्ट जो होता है उसी से गुणा किया जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि काम चल रहा है तो 340 रुपये एक पे लगेगा, 340 में लगेगा। कह रहे हैं आधा महीना, साल भर में कै महीना? 12। आधा महीना से के लिए 1 से गुणा करते हैं ना, तो इसका भी आप कर दो 1/2। निकालने के बाद दो जो भी आएगा उसका 1/2 कर दो। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास छोटा सा कैलकुलेटर है। ध्यान दीजिएगा 52,000 इंटू 340 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा 14 भागे 2, 7,36,667। 7,36,667, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको, और आ रहा होगा। करंट असेट्स में ये भी आता है। अब बात आती है तीसरे नंबर पे क्या कहता है? तीसरे नंबर पे भैया कहता है फिनिश गुड्स के बारे में। फिनिश का मतलब होता है तैयार माल। क्या लिखा जाएगा? स्टॉक ऑफ एफजी मतलब फिनिश। फिनिश का मतलब निर्मित, निर्मित का मतलब तैयार। कितने महीने के लिए बोल रहे हैं? कितने महीने के लिए बोल रहे हैं? देखो फिनिश गुड्स के लिए 1 महीने के लिए ना, तो कुल मिलाकर के 52,000 यूनिट, 1 यूनिट पर 340 रुपया लगेगा, इंटू 1/12 कर लो, ठीक है।
52,000 इंटू 340 इंटू 1/12 कितना आएगा? 14,73,333। छाप लो इसको। आगे चलते हैं गाड़ी, आगे चलते हैं भैया। आगे कह रहा है पूर्तिकर्ताओं द्वारा 1 महीने की उधार दी जाती है। जो सप्लायर होंगे वो क्या देंगे? 1 महीने के लिए उधार देंगे ना। और हम अपने कस्टमर को कितने समय के लिए उधार देंगे? क्या बोल रहा है? 2 महीने के लिए देंगे ना। ध्यान दीजिएगा, जिससे उधार सामान खरीदा जाता है उसको भैया डेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेटर बोला जाता है। डेटर का मतलब क्या होता है? देनदार बोला जाता है। याद रखना, नहीं तो भूल जाओ। डेटर मतलब होता है पूर्तिकर्ता। पूर्तिकर्ता, ध्यान दीजिएगा, पूर्तिकर्ता। तो हम लोग देखो, जब हम उधार खरीदेंगे, सुनिए, उधार खरीदेंगे तो वो लायबिलिटी में जाएगा और उधार देंगे तो असेट्स में जाएगा। तो हमारी बिक्री का मूल्य कितना है? ध्यान दीजिएगा, हमारी बिक्री का मूल्य है 400 रुपया। लेकिन आपको ध्यान देना है कितनी सेलिंग हो रही है, इसको भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसको ढूंढो, सेलिंग कितनी हो रही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको आगे ध्यान देना है। कह रहा है चौथा नंबर टॉपिक आप पढ़ेंगे क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ, नहीं, छठा नंबर टॉपिक 1/4 कैश सेल किया जा रहा है, नगद बेचा जा रहा है 1/4। आप हमारी बातों को समझिएगा। डेटर का मतलब होता है पूर्तिकर्ता, मतलब जो उधार बेचा जा रहा है। 52,000 टोटल है, 52,000 1/4 कैश है, तो 3/4 क्या होगा? क्रेडिट। उधार बिक्री मतलब होता है डेटर। 52,000 का ऐसे निकाल लीजिए, 52,000 का 1/4 निकाल लो, 3/4। क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, नहीं बता दे, नहीं कहेंगे हमको नहीं समझ में आ रहा है। भैया 52,000 है, 1/4 नगद बेचेंगे। नगद बेचेंगे तो वो डेटर नहीं होता जो उधार बेचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डेटर के बारे में भी नहीं मालूम होता, तो वही लोग पागल हो जाते हैं। तो 52,000 का 3/4, 3/4 उधार है। तो 52,000 का 3/4 कितना होगा? 13 चौका 52, 13 तिया 39, 39,000। एक यूनिट का 340 रुपया। कै महीने के लिए? 2 महीने के लिए ना। 2/12 करिए, 2/12 कर लीजिए। 39,000 गुणे 340 गुणे 2/12, 22,10,000। इसको याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिसयूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों 3/4 लिखा सर ने? हमने इसलिए लिखा भैया 52,000 पूरा सेलिंग होगी, ओमही से 3/4 नगद, वो 1/4 नगद है। नगद है तो नगद का मामला नगद में जाता है। ठीक है, ये उधार का मामला होता है। का उधार का मामला होता है उधार, उधार बेचा गया है। ये भी हमारा क्या होता है? करेंट असेट्स। आपको लिखना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं खुद है कैश इन हैंड। किताब में देखो क्वेश्चन में 7वें नंबर पे, 5वां नंबर हेडिंग हम बल्ले जा रहे हैं, लेकिन 7वां नंबर है कैश एट बैंक। कितना इनके जेब में है पैसा? 50,000। ये इनकी हो गई करेंट असेट्स। इसको ऐड कर लो, 6,93,333 प्लस 7,36,667 प्लस 14,73,333 प्लस 22,10,000 प्लस 50,000, होल आएगा 51,63,333। 51,63,333। ये क्या है हमारा? इसको लिखिए टोटल करेंट एसेट्स।
इसको लिख लीजिए आप। और अब बात आती है करंट लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी में क्या होगा? लायबिलिटी का मतलब होता है जो उधार होता है उसे बोला जाता है लायबिलिटी। इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको आगे लिखना है हेडिंग। एक पहली हेडिंग हो गई भैया, अब दूसरी की हेडिंग होगा करंट लायबिलिटीज। हिंदी में बोलते हैं चालू दायित्व। तो आपको समझना है, बूझना है, इसके हिसाब से क्या करना है। क्वेश्चन में देखो, जैसे भाई पहला नंबर तो असेट्स के बारे में है, पहला नंबर तो असेट्स के बारे में है, दूसरा असेट्स के बारे में है, तीसरा असेट्स के बारे में, चौथा समझिए भैया, कस्टमर को हम लोग जो उधार दिए हैं वो हमारी असेट्स है, लेकिन सप्लायर से हम लोग उधार लिए हैं। सुनिए पहले, सप्लायर से जो उधार लिया जाता है उसे बोला जाता है का क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे उधार लेंगे तो क्या लेंगे उधार? रॉ मटेरियल लेंगे उधार। रॉ मटेरियल का रेट कितना है? रॉ मटेरियल उधार लेंगे 52,000 यूनिट, एक यूनिट के 160 रुपया। और कई महीने के लिए बोल रहा है? एक महीने के लिए बोल रहा है। 1/12 करो, ठीक है। 52,000 इंटू 160 डिवाइड बाई 1/12 आ जाएगा 6,93,333। कितना आ जाएगा? 6,93,333। कहाँ से आवाई? क्रेडिटर मतलब उधार, एक महीने के बराबर, एक महीने के लिए उधार मिल रहा है। 52,000 160 रुपये में काहे 340 से गुणा नहीं किए? आए 340 से हमारी कॉस्ट है, समझ रहे हो। जो उधार खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल उधार खरीदा जाता है। अब अगला क्या होता है? कह रहे हैं वेजेज जो है 1.5 सप्ताह के लिए बकाया है। वेजेज क्या है? वेजेज बकाया रहेगा तो क्या बोला जाएगा? मजदूरी बकाया है, आपने हमारी फीस बकाया किया है तो क्या बोलेंगे? आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हो ना, करंट लायबिलिटी लिखा जाएगा वेजेज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। वेजेज आउटस्टैंडिंग। वेजेज क्या है? वेजेज के रुपये दिया, देखो किताब में 60 रुपया दिया है। 52,000 यूनिट बन रहा है, 60 रुपया, समझ रहे हो। कई हफ्ता के लिए, साल भर में कई हफ्ता होता है? कई सप्ताह होता है? 52। तो नीचे लिखो 52, नीचे क्या लिखा जाएगा? 52 लिखा जाएगा, ठीक है। और लेकिन 1.5 सप्ताह बोल रहा है ना, तो चाहे 1.5 से गुणा कर दो, चाहे 3/2 लिख दो, बात तो वही बनी। समझ में आया नहीं भाई? 52,000 यूनिट बन रहा है, 52,000 यूनिट में 60 रुपया एक यूनिट का, उसके बाद 52, ठीक है। 52 सप्ताह होता है, 52 हफ्ता होता है, जो भी मानूँ। तो 1.5 से चाहे गुणा करो, चाहे 3/2 से गुणा कर दो। आप लोग ध्यान दो, आपको ध्यान देना है। 52,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 52 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कितना है भैया? 90,000 मजदूरी बकाया गए हैं 1.5 हफ्ता के, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई? एक चीज़ और बोला है, ओवरहेड। ओवरहेड, ओवरहेड क्या है? ओवरहेड का है ऊपर व्यय होता है। ओवरहेड यही लिख दो, यहाँ लिख रहे हैं, इसको मैनेज करना पड़ेगा। ओवरहेड, ओवरहेड के लिए बोल रहा है भैया एक महीने का। ओवरहेड के रुपए का? पहले क्वेश्चन में देखो, ओवरहेड 120 रुपया एक यूनिट पे बोला है। 52,000 गुणे 120 कितने के लिए बकाया है? एक महीना के लिए। तो 1/12 कर दो। 52,000 गुणे 120, 52,000 गुणे 120 भागे 12 कितना है भैया? 5,20,000। 5,20,000। अब देखो इसको ऐड कर लो, करंट असेट्स वाला, टोटल करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स ना, सॉरी लायबिलिटी, लायबिलिटी 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 दायित्व, ठीक है। 6,93,333 प्लस 90,000 प्लस 5,00,000
20,000। 13,03,333, 13,03,333 ना। समझिएगा, हमको क्या मालूम करना पड़ता है, यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैमरा नीचे कैमरा नीचे चला गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, बड़ा कोर्स है, बड़ी माथापच्ची है, लेकिन बहुत आसान तरीका से बता रहा हूँ। देखो भैया, टोटल करेंट असेट्स, एक आहे टोटल करेंट लायबिलिटी, तो हमका वर्किंग कैपिटल मालूम करना है ना। यही 51,63,333 में 13,03,333 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ जाएगा 38,60,000। रोहिलखंड 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कर लोगे कि नहीं, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है, सबसे ऊपर करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर लो, आपका नेट वर्किंग कैपिटल आता है। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा है, पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन अपना कहता है द फॉलोइंग फॉर कॉस्ट अबाउट कॉस्ट हैव बीन मेड बाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी के उत्पादन विभाग द्वारा लागत के विषय में सूचना प्रदान की जा रही है। कहता है रॉ मटेरियल 1250 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 400 यूनिट पर यूनिट, ओवरहेड 800 यूनिट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट 2450 रुपये दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस दिया गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रॉ मटेरियल आर केप्ट स्टोर 1 एवरेज 1 मंथ, रॉ मटेरियल 1 महीने के बराबर रहेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, मतलब रॉ मटेरियल जो हमारा स्टॉक रहेगा 1 महीने के लिए हमारे पास स्टॉक रहना चाहिए। सेकंड कहता है फिनिश गुड्स भी 1 महीने के लिए होना चाहिए ना, लेकिन सेकंड नंबर वर्क इन प्रोग्रेस आधे महीने के लिए होना चाहिए, ये भी कहा है ना, हाफ मंथ। फोर्थ कहता है क्रेडिट गिवन सप्लायर 1 मंथ, जिसके यहाँ हम लोग उधार खरीद के लाएंगे वो हमको 1 महीने का उधार देगा और हम अपने कस्टमर को 2 महीने के लिए देंगे। उसके बाद सैलरी का पेमेंट करना है 1/2, मतलब 1.5 हफ्ते के वेतन पर। हाँ, पेमेंट करना है ओवरहेड का 1 महीने के लिए। उत्पादन 20% कैश बेचा जाता है और बैलेंस शीट में बैलेंस जो जेब में पैसा रहेगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में 2,75,000 रुपया। आपको यह मानना है 25,000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, वर्किंग कैपिटल को बताना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैंने बताया है, तो आप समझिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए समझने के लिए, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ये तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा है तो आपको फिर से लिख के बता देते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट, देखें, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। चालू संपत्ति में से चालू दायित्वों को घटा दिया जाता है। इसको आप लिख लेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप जानते भी हैं, इसको मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो चलते हैं अपने मिशन की ओर। मिशन में पहला हेडिंग आपकी पड़ेगी करंट असेट्स हेडिंग। आपको लिखना है करंट असेट्स हेडिंग। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है करंट असेट्स हेडिंग, पहला लिखना है, ध्यान दीजिएगा, करंट असेट्स, हिंदी में कहते हैं चालू संपत्ति। ध्यान दीजिएगा, चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आपको लिखना है स्टॉक ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पहला लिखना है आपको
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना कह रहा है क्वेश्चन में? 1 महीने के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई। कितना यूनिट बन रहा है ध्यान दीजिए, जैसे जैसे बता रहा हूँ। 25,000 यूनिट, 1250 एक यूनिट का। उसके बाद आपको ध्यान देना है 25,000 यूनिट, 1250 एक यूनिट का, 1/12 कर देना है। आप पता कर लेंगे तो आपको कैलकुलेटर करके बता देते हैं। 2,25,000 का गुणा कर देंगे 1250 से, गुणे 1/12 कर देंगे, आएगा आपका कितना? 26,04,167। ठीक है, फिर से कर देते हैं। कै महीने के लिए बोल रहा है? 1 महीने के लिए रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का कितने के लिए कह रहा है? 1 महीने के लिए कह रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम आपको ध्यान देना है, जो इसमें 1/12 करते हैं हम, इसमें अब जो कैलकुलेशन करना है आपको, साल भर में कितना हफ्ता होता है? 52 हफ्ता होता है, 52 सप्ताह होता है ना, 52 वीक होता है। और आप 1 महीने में कितना होता है? 4 होता है। तो 4 वीक के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तब आपका आंसर मिलेगा इसमें। तो लिख लीजिए 25,000 गुणे 1250 एक यूनिट का, 4/52 आएगा 24,03,846। लिख लीजिए 24,03,846। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या? उसके बाद दूसरा नंबर क्या कहता है? वर्क इन प्रोग्रेस के लिए दूसरा लिखिए, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कितना यूनिट सामान बन रहा है? 25,000 ना, 1 यूनिट का। वर्क इन प्रोग्रेस कितना रहेगा? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जिस पर काम चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है। काम चलने का मतलब होता है टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है 2450। उसके बाद कितने हफ्ते के लिए भैया? कह रहा है आधे महीने के लिए। आधे महीने में कितना हफ्ता होता है? 2 लिख दिया जाएगा 2/52 लिख देंगे 25,000 इंटू 2050 इंटू 2/52। आपका आ जाएगा कितना? आपका आ जाएगा 23,55,769। पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट छोड़ दिया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है? फिनिश गुड्स के लिए थर्ड नंबर, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में आपको क्या ध्यान देना है? फिनिश गुड्स में आपको ध्यान देना है कितना है? 25,000, 2450। कै महीने के लिए बोल रहा है फिनिश गुड्स में? कै महीने के लिए बोल रहा है फिनिश गुड्स में? 1 महीने के लिए बोल रहा है ना। 4/52 25,000 इंटू 2450 इंटू 4/52 कर देंगे 47,11,538 ना, 47,11,538 ये हो गया आपका। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या लिखा जाएगा? डेटर। डेटर का मतलब होता है जो उधार बेचा गया, जो उधार मतलब क्रेडिट पे सेल किया जाता है, तो वही तो डेटर होता है, वही करंट असेट्स होती है। क्वेश्चनवा में बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% कैश बेचा जाएगा, कैश सेलिंग होगी। तो क्या मतलब 80% उधार बेचा जाएगा। भाई 25,000 का 80/100 कै यूनिट? 20,000 यूनिट उधार बेची जाएगी। ठीक है, 20,000 यूनिट उधार बेची जाएगी, 20,000 यूनिट उधार बेची जाएगी। और विक्रय मूल्य कितना दिया है भैया? 3,000 ना। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 3,000 दिया है। तो इसको आपको निकाल लेना है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 3,000 दिया है। तो इसमें आपको ध्यान देना है जो इसमें लेकिन गुणा जो किया जाएगा 2500 2450 से ही गुणा किया जाएगा।
ठीक है। पीछे वाले में कितने से किया था देख लीजिएगा, पीछे वाले में भी कितने से किया था, कॉस्ट से किया जाएगा। ठीक है, 2450 से कर दो। 20,000 गुणे 2450 आ रहा है कितना, 49 लाख। 49 लाख टोटल क्रेडिट सेल कितना आएगा, 49 लाख आप लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें और चीज़ें हैं, चेक करते हैं एक बार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है, उधार जो बेचा जाएगा 25,000 प्रोडक्शन हो रहा है, उसका 80% उधार 20% नगद। तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो और कै महीने के लिए बेचा जाएगा, 8 अपान वो नहीं कै 2 महीने के लिए। 2 महीने में कै हफ्ता होता है, 2 महीने में 8 हफ्ता होता है, 8 सप्ताह होता है। ऐड कर लो 20,000 इंटू मल्टीप्लाई कर लो 2450 कॉस्ट है इंटू 8 डिवाइड बाई 52 आ रहा है 75,38,461। तो लिख दिया जाएगा 75,38,461.5 आ रहा है, 462 मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें जितना बेच रहे हैं भाई बेचा जाएगा तो पूरा, उसमें से उधार वाला बेचने का यहाँ लिखना है। अब कोई बात नहीं है, उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पे लिखो क्या बचता है, कैश इनके पास हाथ में पैसा कितना है, 2,75,000, कितना 2,75,000। इनको ऐड कर लीजिए, उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए आप। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेडिंग हमारी होगी करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। करंट लायबिलिटी मतलब चालू दायित्व, इसको ध्यान दीजिएगा। चालू दायित्व में आपको क्या ध्यान देना है, चालू दायित्व में आपको ध्यान देना है चालू दायित्व में क्या बचा, समझिए डेटर का पड़ोसी क्रेडिटर होता है, समझ रहे हो, जो उधार खरीदा गया है। उधार हमने क्या खरीदेंगे, मटेरियल खरीदेंगे। कौन मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। कितना खरीदा गया, 25,000 यूनिट। कितने रुपए का रॉ मटेरियल है, 1250। कितने महीने के लिए बोला है भी देखो, 1 महीने के लिए 4/52 लिख दिया जाएगा। 25,000 इंटू 1250 इंटू 4/52 कर दिया जाएगा। कितना आएगा, 2,24,03,846। ठीक है, 24,03,846 क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर के अलावा आप देखिए आगे क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1.5 सप्ताह की। सैलरी लिखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया है। 4/52 इस तरह लिख दो आप, ताकि जगह आपकी बच जाए। ठीक है, तो सैलरी कितनी दी गई है, देखो जहाँ स्ट्रक्चर बना होता है, सैलरी हमारी दी गई है, लेबर दिया गया है। बहरहाल यहाँ पर बाहर सैलरी बोला है, वहाँ पर ऊपर लेबर दिया गया है। लेबर सैलरी यहाँ पर एक ही मानी जाएगी, समझ रहे हो, लेबर। तो आपको लिखना है 25,000 यूनिट, 1 यूनिट पर 400 रुपया लेबर। और लेबर के लिए कितना बोल रहा है, लेबर के वो सैलरी के लिए कितना बोल रहा है, 1.5 सप्ताह। 1.5 सप्ताह का मतलब 3/2 लिख दो, चाहे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, लिख दो 25,000 एक लेबर का 400 इंटू 3/2 आ जाएगा 15 लाख रुपया। ठीक है, 15 लाख रुपया डिवाइड बाई 2 कितना आएगा भाई, 25,000 सैलरी के लिए 25,000 गुणे 400 आ जाएगा 10 लाख, गुणे 1.5 कर दो 15 लाख ना, 15 लाख नहीं आएगा, आएगा 25,000
गुणे 400 गुणे 3 भागे 2, 15 लाख हमारे में आ रहा है। कितना वीक बोल रहा है इसको चेक करिए। 25 का गुणा 400 से होगा, कितना होगा? 10 लाख होगा ना, 10 लाख होगा। 25 का गुणा 400 से होगा 10 लाख होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ 52 से भाग तो भी देना पड़ेगा, 52 हफ्ता होता है साल भर में ना, तो आपका आ जाएगा कितना, समझ रहे हो? आपका आ जाएगा, चेक कर लो फिर से, 25,000 गुणे 400 गुणे 3 भागे 2, तो आ जाएगा आपका कितना, समझ रहे हो? आपका आ जाएगा 2,88,462 ना, 2,88,462। समझ लो, देर हो गई इसको करने में। कॉस्ट ये हमारी यूनिट है, 1 यूनिट का 400 रुपया, 52 हफ्ता होता है, आधे हफ्ते का निकालना है बस। एक और बचा है, उसका निकाल दो। एक बचा है ओवरहेड आउटस्टैंडिंग। ओवरहेड यहाँ लिखते हैं, ओवरहेड क्या रुपया लग रहा है क्वेश्चन में, चेक हो, देखो ओवरहेड है 800, 25,000 यूनिट, 801 का, ये क्या होगा 52 का। कई हफ्ते के लिए बोल रहा है भैया इसमें ओवरहेड में? 1 महीने के लिए बोल रहा है, तो 4/52 हो जाएगा। 4 से गुणा कर दो, 52 से भाग दे दो। ध्यान दीजिए, 25,000 गुणे 800 गुणे 4 भागे 52, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15,38,462, 15,38,462। ध्यान दीजिएगा, ए होता है आपका करंट असेट्स, करंट असेट्स ए होता है करंट लायबिलिटी। इनको जोड़ो, 24,03,846 प्लस 23,55,769 प्लस 47,11,538 प्लस 75,38,462 प्लस 2,75,000 आ रहा है 17,28,000। सॉरी, 17 लाख नहीं होगा, ये होगा 1,72,84,615, 1,72,84,615। क्या है ये? आपका करंट असेट्स है। समझ में आया? करंट असेट्स है। करंट असेट्स में से मैंने बताया है करंट लायबिलिटी माइनस कर लो। करंट लायबिलिटी कितना दिया गया है? 24,03,846 प्लस 2,88,462 प्लस 15,38,462 कितना आ रहा है? आएगा आपका 4,23,00,000 कितना आएगा? गलत हो गया फिर, 24,03,846 प्लस 24,03,846 प्लस 2,88,462 प्लस 15,38,462 आ रहा है 42,30,770 ना, 42,00,000 लास्ट में 30,770। देखो इसमें से भैया इसको माइनस कर लो, माइनस कर लोगे तो आपका वही आएगा जो आंसर आ रहा है। देखो 1,30,53,845, 1 करोड़, मतलब इसमें से माइनस कर लो, आ जाएगा। सब कुछ सही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। इस वीडियो में इतना ही।